हम्म। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन प्रेजेंट है? ओके, विशिंग यू ए हैप्पी एंड ब्लिसफुल ईयर। ओके, तो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर स्टार्ट कर दिया। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन के हिसाब से। एक चीज़ तो ये पढ़ाया था कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो कितनी जगह बेसिकली मूवमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने पढ़ा। एक हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस अगर कहा जाए तो इवन एक सेल हो सकता है ना, इवन एक सेल भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट वहाँ भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिंगल सेल का प्लांट, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी है तब भी आगे आप फिजियो पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा कि इवन हायर प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट तो होता ही है। सीव ट्यूब में भी अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक सीव प्लेट से मटेरियल्स दूसरे सीव प्लेट तक तो जाते ही है। ऑलरेडी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे, है ना। तो एक सिंगल सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, चाहे हायर प्लांट हो या फिर लोअर प्लांट हो। फिर इन बिटवीन सेल्स भी होता ही है, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन आप पढ़ते हैं, ये रूट हेयर से चीजें ट्रांसपोर्ट होके मेटाजाइलम तक जा रही हैं। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, बिकॉज रूट हेयर से मेटाजाइलम तक देयर आर सो मेनी सेल्स, अनकाउंटेबल। और फिर अगर आप ये कंसिडर करें कि रूट के मेटाजाइलम से ट्री के टॉप तक जो मोर देन 100 मीटर की हाइट का भी होता है, तो ऐसे केस में फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। फिर हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट किन किन मटेरियल का होगा, तो वाटर इटसेल्फ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, एंड वाटर में जो डिजोल्व सॉल्ट्स होंगे वो इनऑर्गेनिक है, तो मिनरल्स। ऑर्गेनिक सल्यूट की फॉर्म में फूड एग्जांपल कंसिडर कर लिया। और प्लांट हार्मोन डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर वो भी वाटर के साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं ये भी डिस्कस किया था, है ना। मिनरल न्यूट्रिशन को लेके कंफ्यूजन था आप लोगों में, और दीपांशु ने भी मुझसे पूछा था कि सर मिनरल न्यूट्रिशन बुक में लिखा है मल्टी बाई टू मल्टी डायरेक्शनल, तो वो तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है एक्चुअली। जब आप उसको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी हो देन आपको बाई डायरेक्शनल चूज करना है। इसी तरीके से फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पे भी फूड के लिए लिखा है कि वो बाई टू मल्टी डायरेक्शनल है, देन अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है तो मल्टी डायरेक्शनल करना है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी के हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी के साथ हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा और पैसिव में ऑप्शनली एक कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ सकती है, तो इट मे बी फैसिलिटेटेड और मे नॉट बी इन केस ऑफ पैसिव, बट एक्टिव वाला तो हमेशा फैसिलिटी के साथ होगा, उसको आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर फैसिलिटी यानी कैरियर है तो उसके 3 कंट्रोल पॉइंट भी आपने पढ़े थे, दे आर लाइबल टू सैचुरेट, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर एंड हाईली स्पेसिफिक और सिलेक्टिव। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हमें पढ़ना है इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिटेल में, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का है, कैसे होता है, कहाँ होता है, लाइक दिस, और बाकी की चीजें भी, है ना। एक बार आपके कमेंट्स पे चलते हैं, किसने क्या बोला है। सिद्दीकी गुड मॉर्निंग बेटा, बरखा, अशोक, अयास,
सैयद जीशान, अशोक, प्रियम गांधी, गुड मॉर्निंग, शान्या, विधि, विश्वजीत, अंशिका, ब्यूटी, तान्या, प्रतिभा, शिवानी, हिमांशु पंडित, रैनी, श्लोक, कनिका, जोबिया, मुस्कान, विद्या, संगीता एंड मैनी मोर अभी बार बार आएंगी, मनी वर्मा और बाकी सब लोग भी, अभिषेक, सबा खान। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप, आई प्रे दैट आप सब लोग इस साल डॉक्टर बन जाए, है ना। नीट का एग्जाम प्रॉबेबली मई नहीं तो जून या जुलाई में तो होना ही है, तो 2021 में आपको आपका मेडिकल कॉलेज मिल जाए, है ना। मैं बहुत प्रैक्टिकल सा हूँ तो मैं सबको ये तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो पॉसिबल नहीं है कि सबको दिल्ली में मिल जाए, बट आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए जो आपके हाथ में है, ये मेरा एक पर्पस हो सकता है। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो आई होप कि आपको आपका मेडिकल कॉलेज, आपका जो अपना ड्रीम है, अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए एक साथ हैं दैट इज सिलेक्शन बाय द हेल्प ऑफ नीट, है ना। तो आप मेडिकल कॉलेज तक जाएं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ओके, अब किसी का डाउट था, सिद्दीकी ने लिखा सर डिफ्यूजन ओनली गैसेस के लिए है। नहीं बेटा, डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन ही है, जैसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप पढ़ते ही हैं। इट मे बी 3 स्टेट तो कॉमन है ही, एटलीस्ट हम बहुत फिजिक्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक बेसिक फिजिक्स तो पढ़ ही सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में डिफ्यूजन होता है। हालांकि इनके अलावा भी आपने डिफरेंट टाइप की स्टेट्स पढ़ी होंगी। अब जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके हिसाब से 5 to 7 टाइप की स्टेट्स हो सकती हैं, प्लाज्मा इज वन ऑफ देम। तो बाकी में नहीं जा रहा मैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में ही डिफ्यूजन होता है, सिर्फ गैसेस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से आएगा, है ना। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हमें बेसिकली इनका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। यस कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, फैक्टर्स कौन से कंट्रोल करते हैं, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि डिफ्यूजन अगर एक फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है तो उसका बायो में रोल क्या है, उसका प्लांट के लिए क्या रोल है, प्लांट में डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि डिफ्यूजन क्या है ना। डिफ्यूजन को अगर आप सिंपली डिफाइन करेंगे कि डिफ्यूजन क्या कहलाता है, तो डिफ्यूजन होगा किसी भी चीज का हो सकता है। आप अगर डिफ्यूजन को देखेंगे तो बेसिकली ये किसी भी चीज का है, किसी भी चीज का मतलब इट मे बी ऑफ मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल्स, कुछ भी, है ना, ये सब चीजें हैं, है ना, एटसेट्रा भी लिख सकते हैं। इनका मूवमेंट जो होगा वो रैंडम होगा, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल्स और बाकी चीजें। कहां से कहां होता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड सिंपली डिफ्यूजन। कि किसी भी चीज का मतलब मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई आप आयन ले लीजिए, कोई पार्टिकल ले लीजिए, वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे रैंडमली मूव कर रहा है, नॉन डायरेक्शनल, है ना। जैसे आप केमिस्ट्री में कहीं ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ते हैं, तो एक्चुअली जो मूवमेंट मॉलिक्यूल का है वो, या कोलाइडल सोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि जो कोलाइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या है, नॉन डायरेक्शनल, रैंडम। आप जब एक डीओ को किसी रूम के कॉर्नर में ओपन करते हैं तो उसमें डीओ के मॉलिक्यूल उस कैन के अंदर, जो आपका डीओ है उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर में है, और जो एटमॉस्फेयर या रूम का वॉल्यूम है दैट इज 0 यानी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही आपने नोजल प्रेस किया वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर गए, और मूवमेंट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि इधर से इधर ही जाएगा। जैसे ही डीओ ओपन होगा वो पूरे एरिया को ऑक्युपाई कर लेगा, वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, तो दैट इज सिंपली डिफ्यूजन, है ना। अब ये किसी ना किसी मीडियम में होगा। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि ये डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होगा। जैसे हमारे लिए मीडियम क्या होता है, एटमॉस्फेयर, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये सराउंडिंग मीडियम है।
कोई ना कोई मीडियम तो होगा ही। जैसे आपने डीओ को रूम में ओपन किया तो एयर में, है ना, डिफ्यूजन तो डीओ के मॉलिक्यूल का हुआ, लेकिन किस चीज में हुआ, एयर के अंदर हुआ, है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर हुआ। ऐसे आपने एक गिलास पानी में से एक चुटकी नमक डाला तो सोडियम और क्लोराइन दोनों आयन हो जाएंगे, आयोनाइज इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिफ्यूज करेंगे इन द मीडियम दैट इज वाटर। तो वाटर इज द मीडियम जिसमें डिफ्यूजिंग सब्सटेंस क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में थे और जिस चीज में वो डिफ्यूज कर रहे हैं दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड का डिफ्यूजन लिक्विड स्टेट में हो गया। लेकिन जो पहला एग्जांपल था कि डीओ को ओपन किया तो डीओ भी गैस स्टेट में है और जो एटमॉस्फेयर है वो भी गैसियस एनवेलप है, तो गैस का डिफ्यूजन गैस में हो गया, है ना। आप कार्बोनेटेड वाटर जैसे बनाते हैं कि एक गिलास पानी में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डाला तो वाटर यानी लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है CO2 यानी गैस का, तो गैस का डिफ्यूजन लिक्विड में हो गया, है ना। इस तरीके से मान सकते हैं। एक बर्फ की सिल्ली ले लीजिए, मतलब आप एक आइस क्यूब ले लीजिए जिसपे आप नमक रख दीजिए, तो नमक भी सॉलिड है और आइस भी सॉलिड है, तो सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में हो जाएगा। तो क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसको लेके बहुत सारा लोगों को कंफ्यूज रहता है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब आप लिखेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड तो उसका मतलब है सॉलिड इज द मीडियम जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड अगर लिखा जा रहा है इसका मतलब डिफ्यूजिंग सब्सटेंस सॉलिड और मीडियम कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए वो लाइन इटैलिक में करके आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो मेंशन की गई है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड एंड डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। तो ये समझने के लिए मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिए, है ना। सर रैंडम मूवमेंट की वजह से ही एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि अगर रैंडम की जगह डायरेक्शनल मूवमेंट होगा तो एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी। अब आई डोंट नो कि उसका फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिक्स में उस चीज को कैसे लेते हैं, बट रैंडम मूवमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो आपने एक चीज पूछी तो मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज बताता हूँ। सिद्दीकी और सबा लिक्विड में डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना। सबा ने अगर पूछा है कि लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सिद्दीकी ने जो लिखा हुआ था कि मूवमेंट की वजह से एनर्जी खर्च होगी या नहीं होगी, है ना। मनी वर्मा ने लिखा है सर आज बॉटनी में बॉटनी कम केमिस्ट्री ज्यादा लग रही है। बेटा अभी आप चलो आगे फिजियोलॉजी में, आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही नजर आएगी, है ना। आपको बॉटनी बाद में नजर आएगी, पहले हम शुरुआत फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद मुझे बायोकेमिस्ट्री चाहिए, मतलब वो बायो मॉलिक्यूल जो आपने जू में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ के आप बैठेंगे तो ही हमारा काम आसान हो पाएगा। वरना बायो मॉलिक्यूल्स अगर मैं पढ़ाने लगा बीच में तो फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन का, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फाइटो हार्मोन्स सब मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा। आपको केमिस्ट्री भी मुझे पढ़ानी पड़ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री, है ना। तो वो एक अलग बात है। हाँ, मैं सिद्दीकी की बात का जवाब दे रहा था कि उसने लिखा कि सर रैंडम मूवमेंट की वजह से एनर्जी खर्च नहीं होती क्या इसमें, मतलब आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर रैंडम मूवमेंट होगा तो इसलिए एनर्जी खर्च नहीं हो रही, अगर रैंडम की जगह डायरेक्शनल मूवमेंट होता तो एनर्जी खर्च होती क्या। अब इसमें मेरा आंसर ये है कि एक्चुअली मुझे नहीं पता, है ना, फिर भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों लाया। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूं कि मैं बॉटनी में केवल उतनी फिजिक्स और केमिस्ट्री लाऊंगा जितनी मुझे जरूरत है। इससे ज्यादा की फिजिक्स केमिस्ट्री ना मुझे आती है और ना मेरी जरूरत है। आप मेरे से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन उसको शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा, जितनी मुझे आती है उतनी तो समझा दूंगा। उससे ज्यादा के लिए आपको फिजिक्स की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, जहां जिस बुक में जिस टीचर से आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, आपके कोई फर्दर क्वेरी है तो आप वहां ले जा सकते हैं। मुझे पता होगा तो बता दूंगा, नहीं पता होगा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकता कि रैंडम मूवमेंट की वजह से एनर्जी खर्च नहीं होती क्या, क्योंकि रैंडम मूवमेंट डिफ्यूजन में है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई रैंडम मूवमेंट नहीं होता, लेकिन एनर्जी तो वहां भी खर्च नहीं होती। ऑस्मोसिस में कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, बट एनर्जी वहां भी खर्च नहीं हो रही है। तीनों ही, इम्बाइबेशन में भी कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, एनर्जी वहां भी खर्च नहीं होती, है ना। तो आई एम नॉट श्योर कि इस लाइन का आंसर मुझे क्या देना चाहिए कि क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट है क्या इसलिए एनर्जी खर्च नहीं हो रही। अगर इसको डायरेक्शनल मूवमेंट में ले आए तो क्या एनर्जी खर्च होगी। तो इन दोनों बातों को मैं इस तरीके से जवाब दे सकता हूं कि डिफ्यूजन इज ए रैंडम मूवमेंट और यहां एनर्जी खर्च नहीं होती। पिछली क्लास में वेंसडे को जब हमने क्लास में पढ़ा था, साइक्लोसिस मैंने आपको पढ़ाया था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो डायरेक्शनल मूवमेंट यानी डिफ्यूजन है और उसमें एनर्जी खर्च होती है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि बाई कॉन्सेप्ट ये रूल है क्या
कि जब रैंडम होगा तो एनर्जी खर्च नहीं होगी और जो डायरेक्शनल होगा तो एनर्जी खर्च होगी, है ना, दैट इज नॉट श्योर, है ना। एनसीईआरटी में लिखा है नो एनर्जी एक्सपेक्टेड, हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैंने भी आपको बताया कि एनसीईआरटी में ये लिखा है कि डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती, लेकिन रैंडम मूवमेंट है इसलिए नहीं खर्च होती, जो आपका पहला क्वेश्चन था, दैट इज नॉट श्योर बाय मी, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। या आगे एनसीईआरटी में साइक्लोसिस है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है ना, तो अगर एक डायरेक्शन में मान लीजिए साइक्लोसिस हो रही है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है, तो क्योंकि वो एक डायरेक्शन में है क्या इसलिए एनर्जी खर्च हो रही है, अगेन आई एम नॉट श्योर। ये करने के लिए तो फिर आपको एग्जैक्टली जहां से इस सब की शुरुआत हुई, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहीं जाके आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली इसका कोई रीजन है भी या नहीं है। अभी के लिए बस इतना कि ये रैंडम मूवमेंट है, आपको ये रैंडम वर्ड याद रखना है। डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है, दैट इज मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल, आगे आप बहुत सारी चीजों का पढ़ोगे। डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है ना। और हमारे लिए पैसिव क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन यही है, हाई टू लो। तो हाई टू लो मूवमेंट हो रहा है, जैसे हमने लिखा था कि रेफरेंस इज हाई टू लो, और मॉलिक्यूल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो बिना किसी एनर्जी के जाएगा, तो इसलिए ये हमारे हिसाब से पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है ना। अब बात करते हैं कि सराउंडिंग मीडियम में ये हो रहा है, जैसे मैंने एक ब्लॉक बना के दिखा दिया कि एक रूम के अंदर ये चीजें हो रही हैं, है ना। तो जो भी डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस हैं, ये मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयन क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। जो चीजें डिफ्यूज कर रही हैं वो डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस हैं। तो जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस है वो इस सराउंडिंग मीडियम पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं हर तरफ। जब डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल इस मीडियम के मॉलिक्यूल के एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर बोलेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर यानी डीपी। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, दैट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस ओवर द मीडियम। डिफ्यूजिंग सब्सटेंस मीडियम पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को डिफ्यूजिंग प्रेशर कहा जाता है ना। सभा ने लिखा है सॉलिड में डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, वाई। बेटा इसके लिए फिजिक्स में पढ़ो, सॉलिड में डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। पहली बात तो ये लाइन ही गलत है, अभी इस लाइन को ठीक करता हूं मैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है ना। अभी इसको देखते हैं, पहले हम डिफ्यूजन प्रेशर में चलते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। ये वो प्रेशर है, वो डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस जो इस मीडियम पे लगा रहे हैं। मान लीजिए NaCl वहां पे पानी में डाला, तो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल जब डिफ्यूज करेंगे तो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो वाटर के मॉलिक्यूल पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग प्रेशर, तो उसको डीपी कहा जाता है ना। तो आपको डिफ्यूजन क्या है और डिफ्यूजिंग प्रेशर क्या है, ये दोनों बातें बताई है ना। यहाँ लिखा हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। अब जैसे यहाँ लिखा है कि डिफ्यूजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन इट्स सोल्यूशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर, और अगर आपने किसी सोल्यूशन का निकाला तो उसमें ज्यादा किसका होगा, प्योर। जैसे मान लीजिए आपने ये एक गिलास पानी लिया, अब ये भी समझ लीजिए कि प्योर वाटर का मतलब एक्चुअली क्या होता है। जब भी आप प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट, हमारे लिए सॉल्वेंट का मतलब वाटर है फिक्स। केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मे बी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मे बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसीटोन, ईथर, अल्कोहल, ये भी सॉल्वेंट है, और वाटर भी अपने आप में सॉल्वेंट है। बॉटनी के लिए तो सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो जहां वाटर लिखा है वहां सॉल्वेंट मान लीजिए आप, है ना। प्योर वाटर का मतलब क्या होना चाहिए, अगेन एज पर केमिस्ट्री प्योर वाटर का मतलब होना चाहिए डिस्टिल वाटर, जिसमें जीरो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। डिस्टिल वाटर को ही बेसिकली आप केमिस्ट्री में सॉल्वेंट बोलते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बराबर मान लेते हैं। हमारे लिए प्योर वाटर का मतलब जब ये कहा नहीं जा रहा कि हमने इसमें सॉल्ट डाला, तब तक आप सॉल्ट की जो इम्प्योरिटीज पानी में है वो जीरो मान लीजिए, नेग्लेजिबल है, वो तो हटा देंगे। हम अगर मान लीजिए टैप वाटर ले रहे हैं तो टैप वाटर में कुछ ना कुछ मिनरल्स तो होते ही है ना, तो बेसिकली इट्स ए वेरी 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 डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन बॉटनी के लिए वो क्या हो जाएगा, हम उसे प्योर वाटर मान लेते हैं। लेकिन बाई कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, जब इसी चीज को आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते तो क्या पढ़ते, फिर यहाँ डिस्टिल वाटर लिखा होता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर ही सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना।
विधि ने लिखा है एनसीईआरटी में, वो इन सॉलिड ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिखा है। हाँ, सवाल अभी जो विधि ने बताया वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जस्ट 10 मिनट्स की बात है, हम उसी टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो अब ये चीज थी कि प्योर वाटर में आपने मान लीजिए कुछ NaCl ऐड किया तो आपका कुछ ना कुछ डिफ्यूजन प्रेशर आएगा ना, x आ गया मान लीजिए। ये आपने क्या लिया है, ये ऑलरेडी सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी आपको मान के चलना है कि वाटर बेस्ड ही है ना, इसमें वाटर सॉल्वेंट है और प्लस सॉल्यूट। अब इसमें आप NaCl डालिए तो इसका मान लेते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर y हो गया। तो अब ये लिखा है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, यानी कि ये पहला वाला केस, देन इट्स सॉल्यूशन, इसी वाटर में कोई सॉल्यूशन बना लीजिए, दैट इज दूसरा राइट साइड वाला केस। तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, ये x की वैल्यू हमेशा y से ज्यादा होगी, ये इस लाइन का मतलब है। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन इट्स सॉल्यूशन, तो उसका मतलब ये होगा कि आपको ये कंसिडर करना है कि किसी भी सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर उसके सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा ही निकल के आएगा, है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब मान लीजिए यहां भी कहा जाता है कि प्योर वाटर में NaCl डाला तो डिफ्यूजन का रेट x हो गया। ऑलरेडी मान लीजिए ये सलाइन सोल्यूशन होता, फॉर एग्जांपल ये NaCl का ही सोल्यूशन है, सलाइन वाटर है। अगर ये सलाइन वाटर है तो अब इसमें और NaCl डालोगे तो डिफ्यूजन प्रेशर y आ गया, तो x इज ग्रेटर देन y। प्योर सॉल्वेंट के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन, दैट इज y। तो इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डिफ्यूजन हमेशा कहां से होता है, फ्रॉम द हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए आपको, पीछे वाले फिगर में इमेजिन कर लीजिए कि हम इस तरीके से मान लीजिए चलते हैं कि हमने क्या किया, एक ये ले लिया, ग्रेडियंट बना दिया, यहां पे मान लीजिए डाइल्यूटेड NaCl है और यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, ये A और ये B। अब बताओ डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, A से B में होगा या B से A में होगा? दो ही ऑप्शन है, एक डाइल्यूटेड NaCl का एक कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के साथ ग्रेडियंट बना दिया, तो जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेंगे तो कहां से कहां करेंगे, A to B या B to A? फरहीन ने लिखा है B to A, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl से डाइल्यूटेड NaCl में। B to A, B to A, B to A, सबका आंसर यही है। B to A, शिवानी, ब्यूटी एंड ऑल, है ना। तो इसका मतलब आपने क्या बोला, यहां पे वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, आपने जो बोला मैं उसको अब आपको समझाता हूं कि उसका मतलब क्या है। यहां पे वाटर ज्यादा होगा, वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, NaCl की यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो यहां पे कंपैरेटिवली वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा और NaCl जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा, ठीक है। अगर आप डाइल्यूटेड NaCl बनाओगे तो पानी ज्यादा होगा, नमक कम, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो नमक ज्यादा है, पानी कम। अब आप नेट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि मूवमेंट कहां से होता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आप अगर देखें तो वाटर कहां पे ज्यादा है, यहां, और लो कहां पे, यहां। मूवमेंट कहां से कहां होगा, A to B। मूवमेंट किसका करोगे आप, A to B। सब में आंसर क्या लिखा हुआ है, B to A, नॉन स्टॉप। या तो मैं समझा नहीं पाया या फिर आप समझ नहीं पाए। यहां क्या आएगा, हाई डिफ्यूजन। अभी आपने लिखा ना, अगर ये प्योर वाटर लिखा होता, मान लीजिए कोई ऐसा डायग्राम होता कि ये प्योर वाटर है जो आप पीछे पढ़ रहे थे, बस मैंने थोड़ा ही तो चेंज किया, और क्या किया, यहां पे लिखा था सलाइन वाटर, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, तो आपने लिखा ना डिफ्यूजन प्रेशर यहां ज्यादा होगा, हाई, यहां का डिफ्यूजन प्रेशर क्या आएगा, लो, और मूवमेंट कहां से कहां होगा, प्योर वाटर से सलाइन वाटर में। सर समझ नहीं पाई ब्यूटी, देखो ना ये लिखा हुआ था। सर वाटर के रिस्पेक्ट में देखना है या सॉल्ट के, अब आए ना सही चीज पे।
फरहीन ने अब लिखा हुआ है कि सर वाटर के रिस्पेक्ट में देखना था या सॉल्ट के रिस्पेक्ट में देखना था, क्योंकि ये मैटर करता है। जब आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखते हो तो वहां ये मैटर करता है कि मूवमेंट किस चीज का कराओगे, वाटर यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का या फिर सल्यूट के मॉलिक्यूल का, है ना, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें देखनी होंगी। अब इसको और इलाबोरेट करिए, सर किसके रिस्पेक्ट में बताना था, सर दोनों केस में अलग अलग आंसर आएगा। अब आप समझ रहे हैं ना आंसर अलग अलग क्यों आया। अब हमारी बात करिए, बॉटनी में जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो ये तो कहा ही नहीं जाता कि आपको सल्यूट के रिस्पेक्ट में करना है या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि B2A आपने बोला और आंसर गलत, क्योंकि आंसर तो A2B आएगा। तो आप क्या मान के चलोगे, आपका रेफरेंस क्या होगा? हमारा रेफरेंस होगा वाटर। हमारा रेफरेंस क्या चीज आएगा? हमारा रेफरेंस यहाँ पे आएगा वाटर। आपको जब कभी डिफाइन ना करना हो, कभी नहीं दे रखा, तो आपको चीजें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ही लेनी है ना। आपको सल्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं लेनी। सल्यूट के रिस्पेक्ट में लेने के लिए क्या होगा, और वैसे भी अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ही थ्योरी दी गई है कि पहले आपको सॉल्वेंट के हिसाब से मूव कराना है। आप सल्यूट का भी करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों चीजें हैं। यहाँ पे प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, अगर वो सल्यूट को मूव कराएगा तो प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ऐसा करने के लिए फिर आप जैसे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मिनरल एब्जॉर्प्शन, कि अगर सल्यूट का मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसके हिसाब से तो प्लांट को एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बेसिकली एटीपी यूज करने पड़ेंगे। और अगर एटीपी यूज हो जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आपने डिफ्यूजन को किस में पढ़ा है? पैसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, है ना। पिछली क्लास में आपको यही तो पढ़ाया कि पैसिव के एग्जांपल में हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, प्लाज्मोलिसिस, सब ये। एक्टिव का मतलब तो हमेशा विद यूज ऑफ एनर्जी आ जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो आंसर दोनों केस में आएगा। ये बात आज पहली क्लास है, अभी से गांठ बांध के रख लीजिए कि आंसर तो दोनों तरीके से निकलेगा। A2B भी आ जाएगा एक रिस्पेक्ट में, B2B आ जाएगा दूसरे रिस्पेक्ट में। लेकिन बॉटनी के क्वेश्चंस के लिए, बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, देन आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा सॉल्वेंट के हिसाब से लेना है। जब तक आपसे ना कहा जाए कि ऐसे केस में NaCl को मूव कराना है, मुझे अब बताओ क्या आएगा। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा या किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आपको क्या लेके चलना है, वाटर का मूवमेंट कराना है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के हिसाब से आपको ये चीजें कंसिडर करनी है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट है, पूरी बायोलॉजी को इसी तरीके से लिखा गया है एक्चुअली, है ना। तो बायोलॉजी में जब आप डिफ्यूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर प्योर वाटर से ज्यादा सलाइन वाटर है, या एक तरफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और बिना एनर्जी के ये काम करना है। क्योंकि ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि डिफ्यूजन एक पैसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है प्लांट के लिए। आपका चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, तो इन दैट केस अगर बिना एनर्जी के यूज करोगे तो सॉल्वेंट ही जाएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सल्यूट कैसे चला जाएगा? सल्यूट जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए एनर्जी लगाना ही पड़ेगी, दैट कम्स अंडर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अपने आप लॉजिक गलत हो जाएगा, हमारा तो पैसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चल रहा है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि हमें डिफ्यूजन जब कराना है तो वाटर के रिस्पेक्ट में कराना है और वाटर का डिफ्यूजन कराना है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी चीजें आप रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है, जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, रेफरेंस का मतलब है कि जिसको मान के फिजियोलॉजी की बुक्स या कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को वैसे ही अडॉप्ट कर लिया जाता, अगर ऑस्मोसिस को हम वैसे ही अडॉप्ट कर लेंगे जैसा केमिस्ट्री में डिस्कवर हुआ, तो फिर ऐसे केस में तो पूरी बायो बदल जाएगी। फिर तो रूट से पानी ट्री के टॉप पे भी जा सकता है, और प्लांट एनर्जी लगा के ट्री के टॉप से रूट में भी ला सकता है। लेकिन कभी लाएगा क्या प्लांट एनर्जी लगा के? नहीं लाएगा, बिकॉज प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम जो करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। तो हमारे पास पैसा है तो हम कॉन्सेप्ट में एनर्जी लगाते हैं, प्लांट के पास तो कोई मनी है नहीं, है भी तो एटीपी है, और वो एटीपी को इस काम के लिए यूज नहीं करेगा। वो जहां करना होगा फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलग तरीके से करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बाय कन्वेंशन जो चीजें चली जाती हैं हमारे लिए वही रूल है, हमें उसी के हिसाब से चीजों को पढ़ना है। क्लियर? अब जैसे सिद्दीकी ने लिखा है B2A फॉर NaCl, A2B फॉर वाटर, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका आंसर A2B फॉर वाटर ही ठीक होगा। आप बायो के क्वेश्चंस के लिए ये नहीं कह सकते कि सर B2A फॉर NaCl भी ठीक होगा। प्लांट के लिए ठीक नहीं होगा, प्लांट के लिए गलत हो जाएगा। बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री के जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए जाते हैं तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस जो कभी आपको मैंने लिविंग वर्ड के हिसाब से समझाई थी कि जब एक केमिकल रिएक्शन सेल से बाहर होती है तो इट्स प्योर केमिस्ट्री, जब वो सेल के अंदर आती है देन इट्स बेसिकली बायोकेमिस्ट्री,
और बायो वर्ड लगने से लिमिटेशंस आ जाती हैं। दैट लिमिटेशन इज सेल। सेल नहीं होगा तो केमिस्ट्री है, और अगर सेल हुआ तो वो बायो केमिस्ट्री है। और सेल ऐसा तो है नहीं कि जैसे चाहे वैसे बना लोगे, जैसे चाहे वैसे रिएक्शन को कैलकुलेट कर लोगे। सेल में तो रिएक्शन जैसे होती हैं वैसे ही होंगी, आप उन्हें रिवर्स नहीं करा सकते। किसी भी सेल के अंदर अगर ये कहा जाए कि एनर्जी लगा के रिएक्शन उल्टा करा दो, आप नहीं करा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल बाय द रेट, हम ये कर ही नहीं सकते। अगर ऑस्मोसिस को आप, जैसे आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आप प्लग ऑन करते हैं और आप ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स करा लेते हैं, बिकॉज इट्स ए नॉन लिविंग सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी प्लांट सेल या किसी एनिमल सेल में एनर्जी लगा के रिवर्स करा के दिखाओ, इट्स इम्पॉसिबल। कहीं पे भी इमेजिन कर लीजिए, चाहे आप किडनी में इमेजिन कर लीजिए, नेफ्रॉन के ऊपर आप ग्लोमेरुलस का डायग्राम बनाते हैं, वहां अगर आप सोचें कि रादर देन ब्लड कैपिलरी टू नेफ्रॉन चीजें आ रही हैं, मैं नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरी में ले जाऊं एनर्जी लगा के, एक्चुअली किडनी में ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि बायोलॉजी के लिए आज तो पहली दिन है, कोई इश्यू नहीं है। आपको ये चीजें हमेशा मतलब 100% माननी पड़ेंगी कि दूसरा ऑप्शन लिविंग सिस्टम के लिए नहीं है। ऐसी चीजें बहुत सारी आएंगी जहां लिखा होगा इन लिविंग सिस्टम, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन कॉन्सेप्ट को आप फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट वही होंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक सेल के अंदर भी वैसी ही होती है जैसी सेल से बाहर होती है, बट इंपॉर्टेंट इज कि सेल से बाहर जब होती है तो एनर्जी का मतलब है किलो कैलोरी और जूल, लेकिन जब सेल के अंदर आता है तो एनर्जी का मतलब है एटीपी। आप सेल से बाहर एटीपी नहीं बना सकते, और सेल के अंदर आप किलो कैलोरी या जूल में एनर्जी कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। सेल के अंदर जो भी एनर्जी होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, एंड दोज बॉन्ड्स आर इन एटीपी। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन अप्लाई अलग अलग तरीके से करोगे, है ना। तो ये चीज हमेशा, सारी फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, आगे ये बात कभी नहीं आएगी क्योंकि यूजुअली टाइम टेकिंग है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं और हम उन लिमिटेशंस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, आप चाहें तो, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर आपने अभी पढ़ा कि डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के अंदर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते थे फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर डिफ्यूजन प्रेशर, ये भी ठीक हो जाएगा। चाहे कॉन्सेंट्रेशन की, जैसे पिछली क्लास में बोला था आपको कि हमें हर चीज को 3 तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, एनर्जी। तो अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर का डिफ्यूजन करा रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिफ्यूजन वाटर का ही होगा फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू एरिया ऑफ लो डिफ्यूजन प्रेशर। क्लियर? तो ये चीजें भी आ जाएंगी। अब बात करते हैं जो अभी विधि ने रिप्लाई किया था सभा के रिस्पेक्ट में, कि फैक्टर्स क्या क्या है जो डिफ्यूजन के रेट को गवर्न करते हैं। अगर एक डिफ्यूजन हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफ्यूजन के रेट को गवर्न करती हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे इजी है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट। बहुत सिंपल वे में कहा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा। पानी, ठंडा पानी है, जाड़े है, चीनी नहीं घुल रही, पानी को गुनगुना कर दीजिए, चीनी घुल जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। या गर्म पानी में चीनी घुल रही है, आप चाहते हैं कि चीनी ना घुले, पानी को ठंडा कर दीजिए, चीनी नहीं घुलेगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेम विद द केस ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर अगर आप बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। जैसे डीओ का कैन था, कि डीओ के बॉटल या डीओ के कैन के अंदर जो सब्सटेंस डीओ के हैं वो अंडर प्रेशर है, अंडर हाई प्रेशर है। जैसे वो प्रेशर आप नोजल प्रेस करोगे तो हाई प्रेशर कैन के अंदर है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 1 है अप्रोक्सीमेटली, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है, टेम्परेचर भी हो सकता है, आप इसे प्रेशर में भी लिख सकते थे कि प्रेशर के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट। जितना डिफरेंस आएगा, जैसे प्योर वाटर और एक सोल्यूशन लिया, तो प्योर वाटर के अंदर मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर है और जो भी है कम होगा, तो डिफरेंस सब ज्यादा हो गया तो डिफ्यूजन ज्यादा हो गया।
अगर दोनों तरफ सोल्यूशन ले लेते कि एक तरफ डाइल्यूटेड NaCl है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, तो उसके हिसाब से डिफ्यूजन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आएगा उतना डिफ्यूजन रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द मैटर की, जो डिस्कशन विधि और सभा ने भी किया वो। स्टेट ऑफ मैटर यानी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, और ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ के हिसाब से पढ़ते हैं कि मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। अब ये जो गैस, लिक्विड, सॉलिड है, ये क्या है? ये मीडियम है या फिर ये डिफ्यूजिंग सब्सटेंस की स्टेट है? बताओ। यहां पे गैस स्टेट में क्या होगा? डिफ्यूजिंग सब्सटेंस या मीडियम, या लिक्विड में या सॉलिड में, क्या चीज है ये स्टेट मैटर की है, तो मैटर क्या है? सराउंडिंग मीडियम या डिफ्यूजिंग सब्सटेंस? सिद्दीकी ने लिखा है मीडियम, विधि ने भी लिखा है मीडियम, फरहीन ने सब्सटेंस लिखा है, विद्या ने मीडियम लिखा हुआ है। सब्सटेंस मीडियम, इसका मतलब आधे बच्चे ऑलमोस्ट सब्सटेंस लिख रहे हैं और आधे बच्चे ऑलमोस्ट मीडियम लिख रहे हैं। तो आपको, अब आप सोचो कि छोटी छोटी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जरा जरा से क्वेश्चंस अगर गलत कर दोगे, आधों के सही क्वेश्चंस हो जाएंगे, आधे, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस या डिफ्यूजिंग मीडियम। तो ये स्टेट ऑफ द मैटर किसका लिखा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। ये किस चीज का लिखा है? सब्सटेंस का या मीडियम, या दोनों भी हो सकते हैं आपको लगता है? एक ऑप्शन ये भी दे लेते हैं, बोथ ऑफ द अबव। अब क्या करोगे? गैसेस का डिफ्यूजन होता है या गैसेस में डिफ्यूजन होता है, या दोनों पॉसिबिलिटी है? यहीं पे वो लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि डिफ्यूजन इज डिफ्यूजन ऑफ solid and diffusion in solid। तो ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है तो ये डिफ्यूजिंग सब्सटेंस हुआ, और इन सॉलिड लिखा हुआ है तो ये मीडियम हुआ जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है। बुक में कुछ ऐसी लाइन लिखी होगी, आप बाकी चीजों के लिए भी ले सकते हैं। तो स्टेट ऑफ द मैटर एक्चुअली वैसे देखा जाए तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। डिफ्यूजन मीडियम है, वो भी गैस स्टेट में है जैसे ये एटमॉस्फेयर, और डिफ्यूजिंग सब्सटेंस भी गैस स्टेट में हो सकता है जैसे वो डीओ में गैस प्रेजेंट थी वो। ऐसे ही गैस ले लीजिए, हम एक एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम गैस का भी डिफ्यूजन करा सकते हैं। इसी एटमॉस्फेयर में आप क्या करिए, एक ओडोनिल रख दीजिए, तो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड है, ओडोनिल सॉलिड फॉर्म में मिलती है आपको, और उसको आपने जो है वो छोड़ दिया एयर में, डिफ्यूज करेगी करेगी, तो सॉलिड का डिफ्यूजन गैस स्टेट में हुआ। और अगर हमने डीओ को ओपन किया तो गैस का डिफ्यूजन गैस स्टेट में हुआ। ऐसे लिक्विड का भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। उल्टा कर लीजिए, अब आपको क्या करना है? अब हम मीडियम की स्टेट चेंज करते हैं, कि जो मीडियम है वो बदल देते हैं। जैसे अभी तक मीडियम हमारा एयर था, अब आप मान लीजिए एयर की जगह एक आइस का बड़ा सा ब्लॉक है, तो सॉलिड इज द मीडियम। अब इसके ऊपर मान लीजिए आप डीओ डालें, तो डिफ्यूजन कैसा डीओ का होगा? यानी गैस का डिफ्यूजन सॉलिड में। ऐसे ही आप पानी डाल दें या कोई सोल्यूशन डाल दें, तो उसमें लिक्विड का सोल्यूशन सॉलिड में, या ओडोनिल को आप एक आइस ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए, तो सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में। ऐसे पानी ले लीजिए, लिक्विड स्टेट है, इसमें आप मान लीजिए कार्बोनेटेड वाटर आप डालेंगे, CO2 गैस डालेंगे, तो गैस का डिफ्यूजन वाटर यानी लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही आप पानी में कोई पानी ही डालिए, लाइक आपने उसमें अल्कोहल डाल दिया या कोई आपने शुगर सिरप डाल दिया, तो लिक्विड का डिफ्यूजन लिक्विड स्टेट में, या फिर आपने नमक या चीनी डाल दिया तो सॉलिड का डिफ्यूजन लिक्विड स्टेट में। 9 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी बेसिकली, क्योंकि 3 मीडियम है और 3 हमारे पास डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस की स्टेट है। अब जितना ज्यादा आप कंपैरिजन करोगे, लाइक गैसेस का डिफ्यूजन गैसेस में अगर लोगे, गैस इज द मीडियम और जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है वो भी गैस है,
तो मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट आएगा। और मिनिमम कब आएगा? सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड स्टेट में। लाइक ओडोनिल को अगर एक आइस ब्लॉक के ऊपर रख दिया गया तो क्या होगा? खुशबू तो तब भी आएगी लेकिन बहुत कम आएगी, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है कि स्टेट ऑफ द मैटर, कि गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है, ये बात मीडियम के लिए भी अप्लाई होगी। या गैसेस का डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, सॉलिड का ज्यादा होता है, तो ये बात डिफ्यूजिंग सब्सटेंस के लिए भी अप्लाई होगी, है ना। दोनों जगह इस चीज को आप अप्लाई करोगे। गिवन एग्जाम्पल के हिसाब से इमेजिन करना है। जैसे अभी हम सिग्निफिकेंस बॉटनी के लेंगे एग्जाम्पल, तो बॉटनी के एग्जाम्पल में आप प्लांट के एग्जाम्पल जब लोगे तो आपको समझ में आएगा कि गैस का डिफ्यूजन गैस में है, या लिक्विड का डिफ्यूजन गैस स्टेट में है, या कोई सॉलिड का डिफ्यूजन किसी लिक्विड स्टेट में हो रहा है। अकॉर्डिंगली उनका रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। एक चीज आपने और पढ़ी होगी स्टेट ऑफ द मैटर के बाद, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल सब्सटेंस। अब यहां पे तो लिखा ही हुआ है कि जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी की बात हो रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेंसिटी होती है डिफ्यूजिंग सब्सटेंस की, स्मॉल डी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। अगर मैं ठीक लिख रहा हूं तो बताओ, किसी ने पढ़ा है इस चीज को? इन दोनों में से सही क्या है? पहला वाला या दूसरा वाला? डिफ्यूजन रेट dr और स्मॉल डी डेंसिटी, विच वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? और इसको कहते क्या है बताओ? दो क्वेश्चन है आपके लिए। दिस इज कॉल्ड, यस, नो आइडिया? क्यों? अभी मैं लिखूंगा तो सबको याद आ जाएगा। और कोई सिद्दीकी के अलावा? बताओ। नहीं? लिख दूं? पढ़ा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? आई थिंक आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। आप सब बता देंगे। फरहीन ने अभी भी लिखा है नो आइडिया। ओके, सबा ने लिखा है सेकंड वाला, गुड। फरहीन नो आइडिया, सबा यस, हर्षिता कौशल रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर तो बहुत सारी जगह पढ़ा होगा आपने वर्ड। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब सब केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे इसको, है ना। किसी ने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ग्राहम्स के नाम से नहीं पढ़ा आपने? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की शुरुआत ही इस लॉ से होती है। जब मैंने फिजिक्स पढ़ी थी तब तो यही था। अब पता नहीं एनसीईआरटी में क्या है। मेरे टाइम पे तो एनसीईआरटी, मतलब मेरे स्कूल में एनसीईआरटी भी नहीं थी। मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, तो वहाँ यूपी बोर्ड की बुक चलती थी मोटी वाली। एनसीईआरटी तो शुरू से इतनी सी है। खैर, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। सेकंड वन इज द राइट एक्सप्लेनेशन। ये गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी किसी एग्जाम का है, पुराना क्वेश्चन है। राइट आंसर नीचे वाला है। डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस या पार्टिकल, एंड दैट इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जहां से आप डिफ्यूजन रेट कैलकुलेट करते हो या फिर वहां से डेरिवेशन आगे पूरा है इस चीज का, तो उसका स्टार्टिंग जो लॉ है वो यही कहलाता है कि डिफ्यूजिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी जितना कम होगी डिफ्यूजन का रेट उसके दुगने के हिसाब से और ज्यादा निकल के आएगा, या उल्टा बोल लीजिए, जैसा भी आप समझ सकते हैं इस लैंग्वेज को भी, है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं, है ना। कुल मिला के हमें इन जनरल फैक्टर्स पढ़ने थे, तो ये चीजें हैं। अब आएगा बॉटनी में क्यों पढ़ रहे हैं, प्लांट के लिए डिफ्यूजन का क्या रोल है। ये तो सारी बात फिजिक्स केमिस्ट्री की हो गई। प्लांट के लिए रूल ये है कि एक तो गैसियस मूवमेंट, प्लांट में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे जाइलम या फ्लोएम में आप पढ़ोगे कि वहां पे अगर कोई डिफ्यूजिंग सब्सटेंस मूव कर रहा है, अगर वो गैस स्टेट में है तो भी, और अगर नहीं है तो भी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग
सो दीज आर द ओनली मीन्स फॉर गैशियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर अगर कोई गैस मूव कर रही है तो केवल और केवल वो डिफ्यूजन से मूव करेगी, किसी और चीज से नहीं। ऐसे ही गैशियस एक्सचेंज, ये तो आप एनाटॉमी से ले सकते हो कि जैसे ही मान लीजिए आपने स्टोमेटा ओपन किया, ये लीफ है, इसमें ये स्टोमेटा है, तो जैसे ये स्टोमेटा खुला तो इसके अंदर वाटर या इसके अंदर मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ये बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है तो अंदर आ जाती है। यही तो गैसियस एक्सचेंज पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर क्यों आई? क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लीफ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, तो ये कम कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन से लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन आप खुला और अपने आप आ गया। ऐसे ही रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनी, तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम, जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ ऑक्सीजन डिफ्यूज करके बाहर। ऐसे लेंटिसेल से भी कर सकते थे, आपने लास्ट क्लास में लेंटिसेल भी पढ़ा था। तो जितना भी गैशियस एक्सचेंज होता है O2CO2, है ना, इन जनरल अगर हम बात करें, तो ये जो गैशियस एक्सचेंज है ये डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे आगे, ऑक्सीजन के लिए ये बात कभी आएगी कि अगर ये शूट टिप है और ऑक्सीजन की सिंथेसिस यहाँ हुई है जहां से लाइट देते हैं, वेंट का एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन यहां बनता है और मूव करके यहां जाता है। तो अगर ये ओट का कोलियोप्टाइल है तो कोलियोप्टाइल में लाइटर साइड पे, ये लाइट है, लाइटर साइड पे ऑक्सीजन बनता है और मूव करके वो डार्कर साइड पे जाता है। तो एक ही कोलियोप्टाइल के अंदर लाइटर साइड से डार्कर साइड कैसे जाएगा? अगेन बाय डिफ्यूजन। तो हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट करने में डिफ्यूजन का रोल आएगा। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? लॉस है ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर गैस स्टेट में है। अगेन स्टोमेटा खुला तो स्टोमेटा के अंदर जो सब स्टोमेटल कैविटी उसके नीचे आ रही है, तो वहां वाटर के वेपर बहुत ज्यादा हैं और ऊपर एटमॉस्फेयर में वाटर कम है, तो उसके हिसाब से स्टोमेटा खुलने पे वाटर के वेपर रिलीज हो गए। तो ट्रांसपिरेशन में भी डिफ्यूजन है। मिनरल आयन भी डिफ्यूज करते हैं, ये मैं स्टार लगा देता हूं बिकॉज ये आगे आप समझोगे कि कौन से, सारे नहीं करते एक्चुअली। देयर आर वेरी फ्यू मिनरल्स जो आयनिक स्टेट में होके भी डिफ्यूजन करते हैं, तो हम बाद में देखेंगे इसी चैप्टर में आगे। मिनरल एब्जॉर्प्शन आप पढ़ोगे, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन आप पढ़ोगे, तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि मिनरल आयन कैसे डिफ्यूज करते हैं। और इवन अभी हम थोड़ी देर में अगर ऑस्मोसिस पे पढ़ेंगे तो दैट इज ऑल्सो ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। इवन इम्बाइबिशन भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही शो करता है। आपको इम्बाइबिशन और ऑस्मोसिस ये सब आगे पढ़ने हैं, है ना। सो वी हैव लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंट फीचर्स जो प्लांट के अंदर डिफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट में डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, इन सारी चीजों को आप कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि डिफ्यूजन ऑलवेज रिक्वायर ए फ्री सरफेस। ये लाइन आगे यूज होगी और हम क्योंकि डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिएगा, ऑलवेज रिक्वायर ए फ्री सरफेस। डिफ्यूजन में जब होता है तो कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, एक फ्री होना चाहिए। जैसे स्टोमेटा खुल गया तो स्टोमेटल कैविटी और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई बैरियर नहीं आ रहा। अगर बैरियर आ जाएगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। लाइक जैसे मान लीजिए अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, आप फिर से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लेना है, एक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये चीजें, ये डॉटेड लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन मान लीजिए तो वाटर कम होगा, तो वाटर का डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या चीज है, ये डॉटेड लाइन मैंने क्या बनाया, ये कोई प्लास्टिक की फिल्म नहीं हो सकती बिकॉज प्लास्टिक के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। ये कोई वॉल नहीं है जिसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल क्रॉस करके चले जाएंगे। फ्री सरफेस, या तो ये डॉटेड लाइन होगी ही नहीं। जैसे आपने एक गिलास पानी में कोई मान लीजिए सोल्यूशन मिला दिया, तो लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, तो बीच में कोई बैरियर नहीं है। और अगर बैरियर है भी तो जो मॉलिक्यूल है वो उस बैरियर में डिफ्यूजिबल होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये बैरियर है, ये मान लीजिए एक कपड़ा है, इट्स ए क्लॉथ, सेल्यूलोज है मान लीजिए, है ना, ये क्लॉथ है, सिंपल कॉटन का है कोई कपड़ा, तो कॉटन के मॉलिक्यूल के बीच में से ये वाटर का मॉलिक्यूल जा सकता है, तो इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन। हालांकि बैरियर है लेकिन ये अलाउएबल है, तो ये इस हिसाब से आ जाएगी।
अगर ये प्लास्टिक की फिल्म होगी तो ये बैरियर बन जाएगा, डिफ्यूजन इज नॉट अलाउएबल। आप अगर एक प्लास्टिक फिल्म लगा दोगे तो नहीं जा सकता ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक रूम है और आपने एक कॉर्नर पे डीओ स्प्रे किया तो दूसरे कॉर्नर तक स्मेल आएगी, बट अगर हम रूम के बीच में एक पार्टीशन बना दें, पार्टीशन किसका बनाएंगे, आप बीच में पर्दे टांग दीजिए तब भी स्मेल आपको आ जाएगी, बीच में पेपर लगा दीजिए तब भी स्मेल आ जाएगी, बट बीच में अगर प्लास्टिक का पर्दा लगा दिया तो स्मेल नहीं आएगी, बिकॉज प्लास्टिक के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूजिबल नहीं है। या आपने ऑयल लगा दिया किसी चीज पे तो ऑयल से वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं कर सकते, लिपिड से डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इस लाइन की जरूरत अभी आगे आने वाली है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि डिफ्यूजन हमेशा फ्री सरफेस चाहिए। डिफ्यूजन के लिए इट ऑलवेज रिक्वायर ए फ्री सरफेस। फ्री मींस कि जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है वो इस बैरियर में डिफ्यूज कर सके। अगर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बैरियर में सॉल्युबल नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। यह बात क्यों लिखी, इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर करेगा। दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक फैसिलिटी चाहिए हमें, और वो फैसिलिटी क्या है हम इस बात पे चलते हैं। फरहीन ने लिखा है डिफ्यूजन परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है। यस, है ना। अब जब आप मेम्ब्रेन वाली बात लाओगे तो ये आ गया आपके सामने, सर पेपर से भी डिफ्यूजन होगा, बिल्कुल। अब बस पेपर में आपको, पेपर अगर आपने सेल्यूलोज का लिया है तो हो जाएगा। पेपर भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। पेपर के ऊपर आपने मान लीजिए प्लास्टिक पेपर लिया है, आता है मार्केट में, प्लास्टिक कोटेड शीट आती है, तो नहीं होगा। जैसे फोटो वाला पेपर जो होता है ना, ग्लॉसी पेपर, ग्लॉसी शीट्स जो आती हैं जिसपे फोटो प्रिंट किया जाता है, तो अगर आप एक फोटो के ऊपर डीओ डालो और सोचो कि मॉलिक्यूल डीओ के इधर आ जाए तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पर डीओ इधर मॉलिक्यूल डालोगे इधर निकल के आ जाएंगे, है ना। तो दैट इज ऑल सेम। परमेबिलिटी होनी चाहिए तो डिफ्यूजन होगा। फ्री सरफेस का मतलब है फ्रीली अलाउएबल, कोई बैरियर नहीं चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, फ्रीली अलाउएबल होने चाहिए तो फिर डिफ्यूज कर जाएंगे। अगर फ्रीली अलाउएबल नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली डिफ्यूजन नहीं होगा। और अगर बैरियर है ही नहीं तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बैरियर है तो फ्रीली अलाउएबल, फ्री मूवमेंट होना चाहिए, और अगर बैरियर नहीं है तब तो फ्री हो ही जाएगा, है ना। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस आपको इस टॉपिक में मिलेगा, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि भाई फैसिलिटी के हिसाब से हम बात करते हैं। अब मैं आपको यहां पे पहले ही लिख दे रहा हूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर आप बात करेंगे तो इसे हमें पढ़ना है इन लिविंग सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि इस चीज को आप, कॉन्सेप्ट तो डिफ्यूजन ही है तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम जो अभी हमने पढ़ा, लेकिन अब जितनी बातें भी आएंगी वो केवल सेल को रिस्पेक्ट में लेके, सेल को ध्यान में रख के ये किया जाएगा, है ना। सेल के हिसाब से आप देखेंगे। सेल में भी क्या देख रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन क्यों देख रहे हैं हम, सेल वॉल भी तो देखते। सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या आएगी, सेल वॉल आएगी, तो सेल वॉल को क्यों नहीं देखा बताओ। अगर मान लीजिए ये सेल है ना, तो ये हो गई सेल वॉल। सेल आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बेसिक आइडिया सबको होता है सेल का। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो आप लिखना चाहें। सेंटर में वैक्यूल, बीच में साइटोप्लाज्म एंड ऑल, ठीक। कोई सब्सटेंस है लाइक, कहां पे है ये सब्सटेंस है, रेड कलर से बनाए मैंने अगर आपको दिख रहे हो तो। अब ये सब्सटेंस सबसे पहले क्या करेंगे, इस व्हाइट लाइन को क्रॉस करेंगे केवल, अभी येलो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे। व्हाइट लाइन को तो ये क्रॉस कर गए, यानी व्हाइट लाइन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, प्योर डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बुक में लिख दिया जाता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब जो आपने अभी पढ़ा, सिंपल वाला, है ना, जिसमें कोई बैरियर नहीं चाहिए। तो सेल वॉल से ये आसानी से क्रॉस कर गए, क्यों कर गए बताओ। सेल मेम्ब्रेन को तो नहीं क्रॉस कर सकते, ये सेल वॉल को कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये कि कोई भी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस
सेल को कैसे, मान लीजिए ये वाटर ही है, पानी जाना है सेल के अंदर, तो वाटर कैसे जाएगा, पहले सेल वॉल को कांटेक्ट में आएगा, सेल वॉल को क्रॉस करके वो येलो लाइन के आसपास पहुंच गया। तो सेल वॉल को क्यों क्रॉस कर गया, सेल वॉल तो एक परमानेंट बैरियर होना चाहिए ना, लेकिन सेल वॉल बैरियर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है ना। राइट आंसर क्या है कि ये सेल वॉल किसकी होती है, सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज की होती है। अभी हम स्क्लेरन काइमा पे जंप करके नहीं जा रहे, इसीलिए मैंने वैक्यूल बना दिया या मेम्ब्रेन बना दिया, क्योंकि जब आपको सब चीजें लिंक करनी है। अब आप कहेंगे सर स्क्लेरन काइमा में लिग्निन की होती है या सुवेरिन की होती है विच इज इम्परवियस टू वाटर, तो अगर वो डायग्राम होता तो सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल नहीं आती, बिकॉज स्क्लेरन काइमा डेड होता है। हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन आप काउंट कर सकते हैं। तो सेल वॉल जो सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की होती है दैट इज परमिएबल सेल वॉल। वो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करती, रेस्ट्रिक्ट नहीं करती कि वो उसको रोके, सबको अलाउ कर देती है, जो जाना चाहे चला जाए, मैं किसी को नहीं रोक रही, वो वाला कॉन्सेप्ट है। रोकेगा कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन को आगे आप पढ़ोगे, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, दिस इज सिलेक्टिव परमिएबल। जबकि सेल वॉल कैसी है, ये प्योरली परमिएबल है। सेल वॉल सबको अलाउ कर रही है कि आप अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है। क्या जाएगा और कितना जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगी, मटेरियल की मर्जी नहीं है कि उसे जाना है तो चला जाए, निकलना है तो बाहर निकल के आ जाए। ये डिसाइड कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को अगर आप डिटेल में पढ़ो तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, मटेरियल ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और आप क्या चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि आप प्लांट का पढ़ रहे हैं। एनिमल की भी सेल मेम्ब्रेन होगी तो यही काम करेगी जो प्लांट की करेगी। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस एनिमल सेल में नहीं होते, क्योंकि आपकी बुक में प्लांट में दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट के ही एग्जाम्पल आएंगे, आपसे एनिमल के भी एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट सारे वैसे ही अप्लाई करने हैं। ठीक है कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं आएगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगी ना। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। तो डिसाइड कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। और क्यों करेगा उसकी भी बात है। आप सेल मेम्ब्रेन की भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है ना। सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से क्या पढ़ाते हैं आपको कि बीच में लिपिड की लेयर है और ऊपर भी प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और सेल के अंदर की तरफ भी प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर आपको डायग्राम याद आ रहा है सेल वाला, है ना, क्योंकि आपने सेल या बायोमॉलिक्यूल या सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये तीनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा तो लगेगा। क्योंकि नहीं कुछ समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि हमें बिना इनकी हेल्प के आप फिजियोलॉजी नहीं पढ़ सकते, है ना। मेरा हमेशा से मानना होता है कि ए का मतलब ए होता है, जेड का मतलब जेड होता है। तो एनसीईआरटी ने अगर इन 3 चैप्टर को प्लांट फिजियो से पहले दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, है ना। बनाने वाले ने ऑलरेडी कुछ सोचा होगा कि इनको पहले रखते हैं, क्योंकि इनमें जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाते हैं उनके बेस पे ही आप उनकी फिजियोलॉजी को समझ सकते हो। अगर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे समझोगे कि क्या परमिएबल है और क्यों परमिएबल है। क्या परमिएबल है तो वो तो याद करना है कि ये परमिएबल है, ये इम्परमिएबल है, बट क्यों, उसका रीजन आपको उनके स्ट्रक्चर्स में मिलता है ना। इसलिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड और प्रोटीन। चलो प्रोटीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से प्रोटीन की कोई एक्चुअली लेयर नहीं है। प्रोटीन तो पैच की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में तैरती रहती है, अंदर भी बाहर भी। लेयर एक्चुअली किसकी है, बीच में आप देखोगे किसकी लेयर है, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है। एक लिपिड की लेयर है जिसमें 2 मॉलिक्यूल अपोजिट एंड से बना के दिखाए गए हैं आपको, तो एक बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है। तो इसका मतलब है व्हाइट लाइन यानी सेल वॉल। सेल वॉल ने तो किसी को नहीं रोका, लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन की बात आएगी, जब एंटर करने की बात यहां से आएगी कि ये रेड वाले मटेरियल अब कहां आ गए, ये रेड वाले मटेरियल तो क्रॉस करके यहां आ गए इस स्पेस में, क्योंकि सेल वॉल ने तो किसी को नहीं मना किया। अब दिक्कत आएगी। अब दिक्कत क्या आएगी कि इन मटेरियल को क्रॉस करना है येलो लाइन को।
येलो लाइन मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, और सेल मेम्ब्रेन में लेयर किसकी आ रही है, लिपिड की आ रही है। तो अगर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल हुआ, जैसे मैंने अभी आपको फ्री सरफेस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो अगर लिपिड का सब्सटेंस सॉल्युबल हुआ तो आसानी से चला जाएगा। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे तो क्या होंगे, डिफ्यूज फास्टर, क्योंकि वो बैरियर होके भी बैरियर का काम तो करेंगे नहीं, लिपिड की लेयर है और मटेरियल भी लिपिड में सॉल्युबल होता है, तो आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। बट जिन सब्सटेंस में हाइड्रोफिलिक मॉइटी है, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर बेस्ड है, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, जो वाटर लविंग है, जैसे ये खुद वाटर है या वाटर में कोई डिसॉल्व सल्यूट होता, तब दिक्कत आती, क्योंकि वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते, दे आर डिफिकल्ट टू पास, उन्हें लिपिड के थ्रू तो अलाउ किया नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, उनको अलाउ करने के लिए देयर आर फ्यू स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको आप अभी बोलोगे कैरियर मॉलिक्यूल, जो आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमेशा नहीं पड़ेगी, ये केवल तब पड़ेगी जब मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल ना होके वाटर सॉल्युबल होगा। अगर मॉलिक्यूल वाटर या वाटर सॉल्युबल है तो वो लिपिड को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए मैं मैजिकल कोई पर्सन होता तो मैं इस दीवार को डिफ्यूज करके निकल जाता, जादू हो जाता, बिकॉज आई एम डिफ्यूजिबल टू दिस पर्टिकुलर वॉल। बट एक्चुअली ये है कि मैं डिफ्यूजिबल नहीं हूं, तो फिर मुझे ये गेट दिया गया है, मैं इस गेट को खोल के यहां से जा सकता हूं, दीवार से डिफ्यूज करके नहीं जा सकता। ये बैरियर का काम कर रहा है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है कि एक लिपिड की वॉल है, इधर मॉलिक्यूल है, इधर जाना है, तो क्योंकि लिपिड की वॉल आ रही है और ये मॉलिक्यूल लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, तो यहां तक आएगा और रुक जाएगा, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता। ये कहां कब जाएगा, इधर हर उस जगह से जाएगा जहां पे से गेट दिया जाएगा, जहां पे से जाने की जगह दी जाएगी, जहां पे इसको ले जाने के लिए किसी को बना के दे दिया गया कि भाई तुम ले जाओ इसे, क्योंकि हर जगह से तो एंट्री नहीं हो सकती। दोज गेट्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको आप कैरियर मॉलिक्यूल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हो, जो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी पढ़ाया गया है। शिवानी जैन ने लिखा है सर इसका मतलब सेल वॉल में लिपिड की लेयर नहीं है पर प्रोटीन की है। नहीं, एक्चुअली सेल वॉल प्रोटीन की भी नहीं है, लेकिन जो सेल्यूलोज है वो किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, है ना। ऐसा नहीं था कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर में कोई लिपिड या प्रोटीन की बात है, सेल वॉल तो प्योरली कार्बोहाइड्रेट की होती है, बट कार्बोहाइड्रेट से प्रॉब्लम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड और वाटर और सब चीजों को अलाउ करता है, वो किसी को नहीं मना करता। कार्बोहाइड्रेट को क्रॉस करके जाना है, कोई इश्यू नहीं है, वाटर भी जाएगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजें भी चली जाएंगी, प्रोटीन भी क्रॉस कर जाएगी, लिपिड भी क्रॉस कर जाएगा, न्यूक्लिक एसिड भी कर जाएगा, विटामिन मिनरल्स अल्कलॉइड सब कर जाएंगे, वो तो किसी को नहीं मना कर रहा, फ्री है, ओपन। लेकिन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आएगी तो वहां लिपिड है, और लिपिड तो एक तरफ और सारी दुनिया के केमिकल्स एक तरफ। पूरी केमिस्ट्री को अगर आप देखो तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, लाइपोफिलिक, लिपिड लविंग, फैट लविंग। विटामिन्स को भी देखोगे तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, क्योंकि दो ही कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। जब पूरी दुनिया में लिविंग सिस्टम को केमिस्ट्री को देखा गया तो समझ में आया कि सारे मॉलिक्यूल को दो में डिवाइड कर सकते हो, या तो वाटर एज ए सॉल्वेंट या लिपिड एज ए सॉल्वेंट। जैसे हमारी बॉडी की भी अगर बात करेंगे तो या तो चीजें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं या रेयर केस में लिम्फ के थ्रू होती हैं। ब्लड और लिम्फ दो ही तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो। फैट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो लिम्फ में जा रहा है, ब्लड में तो नहीं जाता फैट, और बाकी सारी चीजें ब्लड में जाती हैं वो लिम्फ में नहीं जाती। ऐसे प्लांट का भी सिस्टम है कि जो चीजें लिपिड सॉल्युबल हैं वो तो कहीं से भी मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएंगी, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीजें वाटर सॉल्युबल है उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो वाटर में है, क्योंकि वाटर तो लिपिड अलाउ नहीं करेगा ना। वाटर को अलाउ करने के लिए फिर अलग अलग जगह गेट या चैनल दिए जाएंगे कि भाई ये चैनल है जहां से केवल एंट्री हो सकती है, हर जगह से नहीं हो सकती। बस उन्हीं चैनल को आप फैसिलिटी मान रहे हो कि वो आपको सुविधा दे दी गई, एक सुविधा शुल्क अदा करना है कि भाई ये दीजिए और यहां से चले जाइए, हर जगह से नहीं जा सकते आप, है ना। सेम थिंग आपको यहां पे समझनी है ना। इसीलिए इसको बोला गया कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यही इसका सिग्निफिकेंस है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहां एप्लीकेबल है। तो एक लाइन है जहां जहां पे वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं और उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो वहां फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होगा।
हालांकि ये क्योंकि डिफ्यूजन है तो बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, बाकी जो फैक्टर आपने पढ़े हैं टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस और स्टेट ऑफ द मैटर, एवरीथिंग इज सेम। बस एक जगह फिक्स कर दी गई है कि आपको केवल इस जगह से जाना है, आप पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते, एंड दैट स्पेस इज इन द फॉर्म ऑफ कैरियर। तो वो एक कैरियर वाली बात आ जाएगी। जैसे ये फिगर एनसीईआरटी का है कि लाइक ये जो ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल है दीज आर हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग है, या तो पानी हो सकता है या वाटर में जो डिसॉल्व सॉल्यूट्स हैं, वाटर लविंग सॉल्यूट्स। अब ये मॉलिक्यूल आप सोचो कि यहां चले जाएं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बनी हुई है तो यहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो लिपिड की लेयर है, इसे बोले जाते हैं बाई लिपिड लेयर, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देख सकते हो। तो ये हर जगह से नहीं जाएगा। कहां से जाएगा? इस जगह से जाएगा। ये क्या कहलाती है? इसको आप वहां बोलते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के दोनों एंड पे है, इधर से लेके यहां तक पूरी है ये। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसको कैरियर प्रोटीन बोल देते हैं कि ये कैरियर का काम कर रही है। तो ये क्योंकि प्रोटीन है और प्रोटीन में ये सारे मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे, तो ये प्रोटीन यहां से इस मॉलिक्यूल को पिक करेगी और यहां ले जाके छोड़ देगी। तो आउटर सेल की जगह इनर सेल हो गई, जैसे ये फिगर आपको दिखा रखा है। तो ये क्यों ये हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिपिड है। अगर यहाँ लिपिड नहीं होता तो कोई इश्यू नहीं था, फिर तो ये ब्लू जो डॉट्स बने हुए ये कहीं से भी एंटर कर जाते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। बट क्योंकि बीच में लिपिड है और ये लिपिड सॉल्युबल है नहीं, इसलिए ये दिक्कत आती है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझा सकता हूँ, जाड़े हैं, विंटर चल रहा है। आई होप आप सब लोग दिल्ली या इसके आसपास के एरिया के होंगे। स्किन में रफनेस सबके होती है, अपनी स्किन पे नेल स्क्रैच करके देखिए, ड्राईनेस हो जाएगी, है ना। आप क्या करते, अब इसे पानी लगाने की कोशिश करिए आप, पानी एब्जॉर्ब होगा क्या? नहीं होगा, स्किन और ड्राई हो जाएगी। बॉडी लोशन लगाइए, आधे घंटे के अंदर गायब। क्यों भाई? बॉडी लोशन क्यों एब्जॉर्ब हो गया? बिकॉज बॉडी लोशन का जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वो लिपिड बेस्ड है और आपकी स्किन में सेल यानी मेम्ब्रेन आ रही है, तो लिपिड वाली चीज लिपिड में सॉल्युबलाइज हो ही जाएगी। जैसे ही आप बॉडी लोशन लगाओगे वो सारा एब्जॉर्ब होकर आपके स्किन में चला जाएगा, और जो बॉडी लोशन के थ्रू केमिकल्स या सब्सटेंसेस दिए जा रहे हैं वो आपके यहाँ चले गए, है ना। आप एक बहुत कॉमन सी होम रेमेडी है कि लोग ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला के लगा लेते हैं। जाड़े में क्या करते हैं, नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाया और एक लोकल मॉइस्चराइजर बन गया। अब इसमें रोज वाटर तो वाटर है और लेमन में साइट्रिक एसिड है विद सम एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो लेमन तो एक मेडिसिन हो गई और वाटर हो गया, वाटर में लेमन जूस मिला के भी लगा लेते। क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह है कि वो जाएगा ही नहीं, लेमन की प्रॉपर्टी आपकी स्किन की सेल्स तक पहुंचेंगी नहीं। तो आपने क्या किया, उसमें ग्लिसरीन मिला दी। ग्लिसरीन क्या है? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है। आपने ग्लिसरीन मिला दी, आसानी से वो एब्जॉर्ब हो गया। ग्लिसरीन का रोल केवल इतना ही है कि वो आपकी स्किन में आसानी से इन्वेड कर सकती है, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आसानी से साइटोप्लाज्म या सेल तक स्किन की पहुंच सकती है। इसीलिए ग्लिसरीन यूज की, बाकी तो कुछ है ही नहीं आपके। आप जितने भी बॉडी पे चीजें अप्लाई करते हो ध्यान से देखिए, सब लिपिड बेस्ड है। क्यों? क्योंकि आपको सब स्किन के थ्रू ले जानी है। अगर कोई चीज ऐसी हो जो वाटर बेस्ड हो, जाएगी नहीं। करके देख, अगर ऐसा होता तो फिर हम पानी पीते क्यों? फिर तो स्किन के ऊपर पानी रखते और आपकी सेल हाइड्रेट हो जाती। आपको बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए वाटर को पीने की जरूरत क्यों पड़ती? सिंपल लॉजिक है ना। लेकिन सिंपल लॉजिक है, ओनली लेमन विदाउट वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेमन जूस अगर वाटर बेस्ड है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। हालांकि साइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो समहाउ वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैंने विंटर इसीलिए एग्जांपल लिया क्योंकि विंटर में लो टेम्परेचर की वजह से डिफ्यूजन फास्टर रेट से नहीं होगा, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आपको उसमें उसको एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि अगर उसको हम किसी लिपिड सब्सटेंस में मिला दें तो कम से कम वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। अब जो लोग जाड़ों में डीओ लगा लेते हैं, नहाते नहीं है, फिर कहते हैं कि सर स्मेल तो आई नहीं रही डीओ की। कैसे आएगी? विंटर का टेम्परेचर ही इतना कम हो रखा है।
आपको टीवी पे ऐड दिखाया जाता है ना कि जाड़ों में नहाना नहीं है तो डीओ लगा लो, ये डीओ तो 15 दिन तक चलेगा। एक्चुअली वो डीओ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो लो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। आपकी जो डीओ आपने जहां पे लगाया वहां से डिफ्यूज हो ही नहीं रहा, तो डीओ वहीं रहेगा, वहीं रहेगा तो उस कपड़े में, उस बॉडी के पार्ट में आपको स्मेल 3-4 दिन तक आती रहेगी अगर आप नहीं नहाओगे तो, है ना। गर्मियों में लगा के देखिए, वही डीओ जो जाड़ों में कह रहा है कि 15 दिन तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, वही डीओ आप गर्मियों में लगाइए, वो 15 घंटे भी नहीं चलेगा। 1.5 घंटे चल जाए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हाई टेम्परेचर है, डिफ्यूज कर जाएगा। आप लगाते रहिए, सुबह से शाम तक 15 बार लगाएंगे तब भी ये बैड स्मेल आती ही रहेगी, है ना। तो साइंस को डेली लाइफ में लाना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, महीनों भर मैं क्लासेस दे सकता हूँ इस बात पे कि जो चीजें आप बुक्स में पढ़ते हो उसको डेली लाइफ में कैसे लेके आओगे, है ना। खैर, हम जितनी जरूरत है उतनी ही अप्लाई करेंगे। सो हमारा पर्पस क्या हुआ, दैट इज फैसिलिटी। अगर मैं आपको एग्जैक्टली समझ, आपने ये फिगर तो देख ही लिया है, इसी फिगर यही बनेगा बेसिकली, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं, और ये इसीलिए ये कल जो आपको एग्जाम्पल दिया था परसों की क्लास में कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अब आप देखो तो आपको समझ में आएगा ना कि ये हाईली सिलेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से कोई भी चीज आके बाइंड करके इधर से इधर चली जाएगी, है ना। ये लाइबल टू सैचुरेट है। अगर एक बार इसका सैचुरेशन हो गया, एक प्रोटीन से एक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अनकाउंटेबल हैं, बाइंड करते ही चले जाएंगे, तो लिमिटेड नंबर के बाइंड करेंगे, तो लाइबल टू सैचुरेट है एंड रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर। अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं होगा। जो तीनों चीजें आपने एक्टिव में लिखी थी, बेसिकली ये प्रॉपर्टी कैरियर की है, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो, है ना। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन होगा हाईली सिलेक्टिव, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर, और ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी में कोई भी कंट्रोल होता है तो उसके दो रीजन होते हैं, बाहर का या अंदर का। जैसे आगे आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ोगे कि प्लांट हो या एनिमल हो, हमारी बॉडी में जो कंट्रोल है वो दो वजह से है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइक लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वाटर, ये सब चीजें आती हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, दो, वन इज कॉल्ड योर जीन्स, अदर इज कॉल्ड योर हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे जीन और मेरे हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो सेम यहां पे भी है कि अगर एक सेल की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अगर एक सेल की कैरियर मॉलिक्यूल किसी चीज को अलाउ कर रहा है और किसी को नहीं अलाउ कर रहा है, तो ये बातें भी उसके हार्मोन से गवर्न हो सकती हैं। सो दे आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। सर टेस्ट में ये चैप्टर भी आएगा क्या? ये नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगा और इससे कोई 45 क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं है। हम पहले एनाटॉमी कंप्लीट करके इसे खत्म करेंगे, मंडे को जो भी टेस्ट होगा। अगली बार से फिर जब टेस्ट आएगा तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का आएगा। अब ये प्रोटीन के नेचर की बात है कि प्रोटीन कैसी कैसी होती है। जो भी आपने ये प्रोटीन बनाई है, ये जिसके थ्रू आप मटेरियल को क्रॉस कराओगे, तो ये जो प्रोटीन है कैरियर मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन कैसी है? ये दो तरीके से होती है। कुछ तो प्रोटीन ऐसी होती है, जैसे इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से पढ़ते हैं ना, अगेन आई एम बैक टू द सेल। जब आप सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आपको सेल में भी पढ़ाया जाएगा। यहां तो हम केवल वो पढ़ेंगे जो प्लांट का है, वहां वो पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो मान लीजिए एक प्रोटीन है, जैसे ये डायग्राम में छोटी सी रेड कलर से मैंने बना दी, तो ये प्रोटीन के दो नेचर हैं। कुछ प्रोटीन तो ऐसी होती हैं जो सॉलिड होती है, एक बॉल के जैसी हैं। तो बॉल के एक तरफ मान लीजिए कोई चीज बाइंड की, फिर बॉल में कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, वो घूम के अपोजिट एंड पे गई, यहां से घूम के इधर गई और मटेरियल को छोड़ दिया, फिर वापस घूम के आई और अपने शेप में आ गई, बिकॉज प्रोटीन जो है वो पूरी सॉलिड है। जैसे एग्जैक्टली आप हार्मोन और उसके रिसेप्टर्स पढ़ते हो एनिमल एग्जाम्पल में, है ना, क्योंकि एनिमल सिस्टम में आपको मैंने जो पिछला क्लास में आपको दिया था एग्जाम्पल, केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर बना है। तो हार्मोन क्या करता है? रिसेप्टर से बाइंड करता है, फिर रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, रिसेप्टर 180 पे रोटेट करके साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है,
फिर वो लूज बाइंडिंग थी, वो हार्मोन अलग हो जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, रिसेप्टर अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। तो ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब कैरियर का मॉलिक्यूल सॉलिड हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कैरियर प्रोटीन हॉलो होती है, बीच में एक स्पेस है, तो इधर लिपिड है इधर लिपिड है, अब कोई चीज यहां से यहां जानी है तो बीच में एक खाली जगह है, ये जो फिंगर की बाउंड्री आ रही है बेसिकली ये प्रोटीन है, तो वाटर आसानी से यहां से एंटर करके यहां से निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोटीन को रोटेट करने की जरूरत नहीं है, पानी यहां से निकल के यहां चला जाएगा। तो बॉटनी के हिसाब से जो प्रोटीन है वो यही है, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन, दीज आर नॉट सॉलिड, है ना। सो यहां पे क्या लिखा है कि हम प्लांट की बात अगर करें तो प्रोटीन के चैनल कैसे होते हैं, फ्यू आर ऑलवेज ओपन, फ्यू इसलिए लिखा बिकॉज देयर आर सम सॉलिड, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड, ये जो कंट्रोल वाले हैं ये सॉलिड है। इनके एग्जाम्पल आपको जू में मिलते हैं, जूलॉजी में अगर आप मेरी बात को समझ पाए, जूलॉजी में कहीं पे आपने पढ़ा हो कुछ वोल्टेड गेटेड चैनल होते हैं, कुछ लिगेंड्स होते हैं, कुछ हार्मोन और उनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो वोल्टेड गेटेड चैनल होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे ऑल आर सॉलिड प्रोटीन्स। वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। उन सब में वो कन्फर्मेशन चेंज वाली बात आती है कि इधर से इधर घूमेंगे और उसके बाद मॉलिक्यूल को छोड़ के वापस घूम के अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेंगे, है ना। लेकिन हम कौन से पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमारे पास जो चैनल है वो ओपन चैनल है, एक जगह दे दी गई, एक पोर बना दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन में क्या किया गया, ये एक पोर है, तो बस मटेरियल को इस पोर से सिर्फ क्रॉस करके निकल के जाना है और कुछ नहीं होना। सो दीज आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुले हैं, केवल एक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, बीच में एक पोर बना दिया तो आसानी से चीजें मूव करके चली जाएंगी। कुछ इसमें से बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं। इन्हीं पोर फॉर्मिंग चैनल को हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स बोलते हैं। दीज पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड या चैनल्स आर कॉल्ड पोरिन्स। कहां प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। अब यही देख सकते हो एनसीईआरटी की लाइन है ये, लेकिन आप पढ़ तो रहे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लास्टिड भी दे रखा है जो प्लांट के अंदर होगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों जगह होगा, प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा। तो ये पोरिन्स कहां प्रेजेंट है, वो इन सिचुएशंस में। ये क्या करते हैं, दे अलाउ मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ ए स्मॉल प्रोटीन, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो एक छोटी सी प्रोटीन के बराबर जिनका बायोमास या साइज आता है उनको भी अलाउ कर देते हैं। इन्हीं में से अगर मूव करने वाली चीज वाटर है, ये इधर वाटर था, वाटर मूव करके जा रहा है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, देन दे आर कॉल्ड एक्वापोरिन। एक्वा वर्ड वाटर के लिए आता है, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ये वर्ड याद रखिएगा। इसमें जो ये प्रोटीन है ये अपने आप में 8 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए 5 फिंगर है, 5 फिंगर को अगर मैं बंद करूंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आएगा जिससे कोई चीज निकल के जा सकती है, 5 की जगह 8 मान लीजिए आप, तो 8 प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, अंदर से ये खाली है, तो वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करके चला जाएगा। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एक्वापोरिन। तो ये एक्वापोरिन वाली बात हो जाएगी। लास्ट में बात करें तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। आप अगर फिगर को देखोगे तो एक ये कैरियर मॉलिक्यूल है, इस फिगर में देख लीजिए, ये सारे कैरियर बना दिए गए। वन इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब है इट अलाउ वन सब्सटेंस एट ए टाइम, कोई एक चीज एक बार में या तो अंदर जा सकती है, या मैं इसी फिगर में बना देता हूं, या बाहर आ सकती है कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के हिसाब से। मान लीजिए लेफ्ट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर मान लो कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये वाला एरो आ जाएगा जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में बना है। अगर बाई चांस ये हाई कॉन्सेंट्रेशन होती, ये लो कॉन्सेंट्रेशन होती, तो नीचे वाला एरो आ जाएगा। बट और लिखा हुआ है ये OR, एट ए टाइम केवल 1 मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा। पोरिन इज द प्रोटीन, यस पोरिन प्रोटीन है, लेकिन 8 प्रोटीन से मिलके बनी है, ये ध्यान रखना है। प्रोटीन तो है बट नंबर ऑफ प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, इट्स एन ऑक्टामर। 8 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स मिलके एक एक्वापोरिन बनाती हैं वाटर के लिए। एंड पोरिन्स पोर फॉर्मिंग प्रोटीन है, पोर फॉर्मिंग चैनल, चैनल, टनल, कैरियर, ट्रांसमेम्ब्रेन, सब एक ही बातें हैं, सबको एक ही चीज
से शो करते हैं, सब कैरियर मॉलिक्यूल ही कहलाते हैं, एंड कैरियर इज ऑलवेज ए प्रोटीन। दूसरा क्या है, एंटीपोर्ट है। एंटीपोर्ट में क्या, या पहले सिम्पोर्ट देख लीजिए। सिम्पोर्ट में क्या है, मोर देन वन सब्सटेंस एट ए टाइम, एक से ज्यादा। अगर केवल एक सब्सटेंस एक बार में है तो यूनिपोर्ट। अगर एक से ज्यादा एक पार्ट में, जैसे यहां पे लिखा है ए और बी दोनों अंदर जा रहे हैं, एरो इधर बना हुआ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दोनों जा रहे हैं, या ऐसे भी बना सकते थे कि ए और बी दोनों एक साथ बाहर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो बाहर भी आ सकते हैं। तो ये कहलाता है सिम्पोर्ट, व्हेन मटेरियल मूव मोर देन वन सब्सटेंस और मटेरियल मूव inside the cell or comes out from the cell, both possibility are there. Only a single substance can in or comes out तो यूनिपोर्ट, मोर देन वन है तो सिम्पोर्ट। अगर काउंटर बैलेंस की बात हो तो एंटीपोर्ट। काउंटर बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल अंदर गया तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकल के आया। अगर ए अंदर गया तो बी बाहर निकल के आया, तो ये बैलेंस रहेगा मॉलिक्यूल का, काउंटर बैलेंस करना है, तो इसको एंटीपोर्ट कहा जाता है। क्योंकि एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में एक से ज्यादा मटेरियल है, एंटीपोर्ट में भी एक से ज्यादा चाहिए और सिम्पोर्ट में भी एक से ज्यादा चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोला जाता है को ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसे क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि केवल एक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, एक बार में एक। और एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट क्या है, ये को ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है, एक से ज्यादा मटेरियल एक बार में अप्लाई आप कर सकते हैं इस चीज पे, है ना। तो आपको को ट्रांसपोर्ट और एंटी ट्रांसपोर्ट याद रखने, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसका रूल, इसका यूज केवल एक ही है, एंड दैट यूज इज बेसिकली applicable for all those substances which are lipid insoluble या which are water and water soluble। दोनों तरीके से उस लाइन को कहा जा सकता है कि जो लिपिड में डिसॉल्व नहीं हो सकते वो इस तरीके से सेल के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, या जो वाटर या वाटर सॉल्युबल है वो इस तरीके से सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जल्दी से बताओ। एंटीपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपने बायो में पढ़ा हो। यस, बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों ले सकते हैं आप। बताइए, किसी ने पढ़ा है? एंटीपोर्ट का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आ गया आंसर, निधि चौधरी, सोडियम पोटेशियम पंप। यस, राइट आंसर इज सोडियम पोटेशियम पंप, जो आप न्यूरॉन्स में पढ़ते हैं कि सोडियम अगर अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन स्टेप्स में आपको NAK पंप पढ़ाया जाता है, एंड दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटीपोर्ट। अब ये मत कहिएगा कि एंटीपोर्ट तो बॉटनी के चैप्टर में था, एग्जांपल हमने वहां का ले लिया है ना। चलो और बताओ फटाफट, दूसरा एग्जांपल को इसका सिम्पोर्ट का बताओ। हो गया आंसर। बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जाम्पल, हम बहुत सारे आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एक एक एग्जाम्पल बताओ जो आप सोच सकते हो। सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल बताओ। जहां पे दो या दो से ज्यादा मटेरियल एक साथ एंटर करते हो या एग्जिट करते हो। नहीं पता किसी को? बोलो, दो या दो से ज्यादा मटेरियल एंटर करें या एग्जिट करें। NaN ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी ठीक है आंसर। निधि, अगेन आपका आंसर ठीक है, सोडियम और ग्लूकोज एक साथ हैं। और भी बता देता हूं आपको, एब्जॉर्प्शन में आपने पढ़े होंगे, आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े होंगे जहां पे आपको कैल्शियम गेटेड चैनल्स पढ़ाए जाते हैं कि जब न्यूरोट्रांसपोर्ट होगा, मतलब जब न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोलिन या कोई और भी, तो न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज कैल्शियम चाहिए, देन ओनली वो केमिकल साइनेप्स के थ्रू आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वहां भी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपको चाहिए, है ना। एब्जॉर्प्शन में, हार्मोन्स में, मतलब बहुत से, इवन क्लोराइड शिफ्ट आप जू में पढ़ते हैं,
Cl नेगेटिव और बाई कार्बोनेट आयन नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। क्लोराइड शिफ्ट किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। सोडियम पोटेशियम की जगह बहुत सारी जगह जो है वो कैल्शियम के साथ पोटेशियम भी है, लेकिन उसमें फिर यार क्योंकि काउंटर बैलेंस है तो एक कैल्शियम आयन अगर अंदर जाएगा तो बदले में 2 पोटेशियम आयन बाहर आएंगे, Ca2 पॉजिटिव एंड पोटेशियम 1 पॉजिटिव। तो ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इस बात के। प्लांट के एग्जाम्पल अभी मैंने कोई डिस्कस नहीं किए बिकॉज हमें पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी ही है। आगे मैं प्लांट के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट के बता दूंगा। समझना केवल ये बात थी हमें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्जाम्पल कोई डिस्कस नहीं किया गया तो इसका मतलब आप ये माने कि एनसीईआरटी में तो सिम्पोर्ट या यूनिपोर्ट या एंटीपोर्ट के कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हो जहां क्लियर लिखा होगा कि वो यूनिपोर्ट है, मतलब वर्ड में नहीं लिखा होगा, समझ के आप समझोगे कि वो एंटीपोर्ट है, वो सिम्पोर्ट है या फिर वो यूनिपोर्ट है। तो इनको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ये 3 टाइप के पोर्ट होते हैं, इनको बोला जाता है पोर्टल सिस्टम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पोर्टल सिस्टम के हिसाब से ये बात आती है, ट्रांसपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट में एंटी ट्रांसपोर्ट एंड सिम ट्रांसपोर्ट, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, है ना। आपकी क्लास 1 बजे से है और तो अगली क्लास में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ ही चुके हैं, हम सीधे सीधे आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने दिया वो हमने सारा कुछ अभी कंप्लीट किया है। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? टेस्ट का क्लियर हो गया तो सब लोग याद रखिएगा, टेस्ट में केवल एनाटॉमी आएगा। और कोई और डाउट हो, कुछ और डिस्कस करना हो देन बताइए। हर्षिता कौशल, ओके। ओके देन क्लास आज के लिए इतना ही और बाकी चीजें फिर हम करेंगे। निधि चौधरी, ओके सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, सेम टू यू एंड ऑल ऑफ यू वंस अगेन।